हे गाइस, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक की यूनिट 5 के पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को भी बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिट 5 की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। बेसिकली कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको थर्मोडायनेमिक की मिल जाएगी और भी यूनिट्स हैं उसमें, आप लोग आराम से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है VARS साइकिल। VARS साइकिल आपसे ज़रूर पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम के अंदर कि भैया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो साइकिल होती है उसके बारे में हमको बताना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट साइकिल है आपके लिए, जो इसमें यूनिट 5 से पूछी जाती है, वो आपसे पूछी जा सकती है वेल-कोलेमन साइकिल। और इसी साइकिल को हम लोग रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं। रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, और इसी को हम लोग रिवर्स जूल साइकिल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ये किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। या तो वेल-कोलेमन साइकिल पूछ लेगा, या फिर रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल पूछ लेगा, या फिर आपका एग्ज़ामिनर रिवर्स जूल साइकिल पूछ लेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों में से कोई भी साइकिल आ जाए आपको बनाकर आनी है और आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग VARS साइकिल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर हम लोग सबसे पहले वेल-कोलेमन साइकिल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेल-कोलेमन साइकिल में होता क्या है। देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हो वेल-कोलेमन साइकिल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। देखो, AQT एग्ज़ाम अगर आप जो लोग दे रहे हो तो वहाँ पर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के लिए आपको समझ आना चाहिए, है ना। अगर आपको एक बार साइकिल अच्छी तरीके से समझ आ गई तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सबसे सिंपल तरीके से वेल-कोलेमन साइकिल को डिज़ाइन करोगे तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप लोग हीट एक्सचेंजर बनाएंगे। और हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी आपकी। क्या होगी, हीट रिजेक्ट हो रही होगी कहीं ना कहीं से। अब हीट रिजेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें हीट को एब्जॉर्ब भी करनी पड़ेगी, है ना। हीट को एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, हीट का एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, हीट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमने हीट एक्सट्रैक्शन बना दिया। यहाँ से क्या हो रही है, हमारी हीट अंदर जा रही है, और यहाँ से हमारी हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, रिजेक्ट हो रही है। अब इस साइड हमको क्या बनाना है, इस साइड हमको बनाना है एक्सपेंडर, यानी कि जिसमें एक्सपेंशन प्रोसेस आपकी हो सके। यहाँ पर हमने एक्सपेंडर बना दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ सिंपली बना देना है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर का वर्क आप लोगों को पता ही है, कंप्रेस करना। अब दोस्तों यहाँ से होना क्या है, आप लोगों को बताना है कि भाई साइकिल किस किस तरीके से मूव कर रही है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से बनाना है ये। ठीक है, सबको अटैच करना है। अटैच करने के बाद तो ये जो एक्सपेंशन है ये हमारी 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया 4 हो गया। दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस हो गया। अब देखो, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि यहाँ पर जो हम लोग प्रोसेस लिख रहे हैं ना, ये जो एक्सपेंडर के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है दोस्तों, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है। तो आप लोग अपनी याददाश्त के लिए और अच्छे मार्क्स आपको मिले तो आप लोग यहीं पर लिख सकते हो कि भैया ये यहाँ पर क्या हो रही है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रही है। इसी तरीके से आइसेंट्रोपिक यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसर के थ्रू। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, आइसोबैरिक लिख सकते हो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर भी दोस्तों। और यहाँ पर भी आप लोग क्या लिख सकते हो,
आइसोबैरिक लिख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आपकी हीट अंदर गई है ना, हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुई, और यहाँ से आपकी क्या हुई, हीट बाहर निकल गई। ठीक है, कंप्रेसर ने अपना वर्क किया और यहाँ पर एक्सपेंशन का काम हो ही रहा है। अब हम लोगों को इसमें बनाना क्या है, चलो हमने डायग्राम बना दिया इतना, है ना। डायग्राम बनाने के बाद हमको PVTS डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, तभी तो हमको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, PV डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, PV डायग्राम, फिर यहीं पर हम लोग क्या बनाएंगे, TS डायग्राम बनाएंगे। अब ये डायग्राम आपके लिए नई बात रहेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि दोस्तों 1 से 2 प्रोसेस क्या हो रही है। देखो 1 से 2 प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। चाहो तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में PV डायग्राम में क्या होता है, हमारा ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आता है, इस तरीके से बनता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से ये बना दिया। अब इसी को अगर मैं TS डायग्राम में दिखाऊंगा तो TS डायग्राम में हमें कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ लिख सकते हो 1 से 2, यहाँ भी क्या लिख सकते हो 1 से 2। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे भाई 2 से 3 क्या हो रहा है। तो देखो 2 से 3 हमारा क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है। तो लीजिए दोस्तों 2 से 3 मैंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और आप लोग ये भी देख पा रहे हो कि भाई हीट का क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि हीट का एक्सट्रैक्शन होने के कारण हमारा टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा 2 से 3 प्रोसेस में, TS डायग्राम में। अब देखिए हमारा 3 से 4 क्या हो रहा है दोस्तों, 3 से 4 हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में वही चीज़ होगी, क्या होगी तो दोस्तों, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यानी ग्राफ फिर से किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हो। यहाँ मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से ग्राफ बना दिया। देखिए ये क्या हो गया, हमारा 3 से 4 प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ले जानी है। अब देखो 4 से 1 क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। हीट का क्या हो रहा है दोस्तों, रिजेक्शन हो रहा है, यानी टेम्परेचर कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। और आइसोबैरिक प्रोसेस है तो हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें क्या कर देनी है, सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, टेम्परेचर का ये इस तरीके से हमें दिखा देना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, TS और PV डायग्राम अच्छी तरीके से बन गए। तो आपको सिंपल इस तरीके से TS PS डायग्राम बना देने हैं। और अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप लोग क्या ऐड कर सकते हो, आप लोग ऐड कर सकते हो इसकी COP, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए COP हम लोग और निकाल के दिखा देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से COP हम लोग निकाल सकते हैं। COP का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हीट एक्सट्रैक्ट अपॉन वर्क डन, कि भैया हमने हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की है ना, यहाँ पर हमने हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की है और बेसिकली हमारा वर्क डन क्या हुआ है। तो देखो एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है हीट एक्सट्रैक्ट हमारी कहाँ हो रही है, एक तो 2 और 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में हो रही है। और कैसी प्रोसेस है दोस्तों, आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी कि प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना। तो हम हीट एक्सट्रैक्ट की जगह क्या लिख सकते हैं कि भैया CP यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, और कौन सी प्रोसेस में हो रही है, T3 माइनस T2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में हो रही है। ये हमने लिख दिया। अब हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा कि भैया वर्क डन कैसे हम इस साइकिल के अंदर
वर्क डन किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, वर्क डन निकालने के लिए आप लोग जानते हो, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि भाई हीट कितनी रिजेक्ट हुई है ना। अगर मैं दोस्तों वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो हम लोग ये जानते हैं, जो हीट रिजेक्ट जो हमारी होती है, यानी कि हीट का जितना रिजेक्शन हो रहा है दोस्तों, वो किसके बराबर होगी, हीट हमने कितनी एक्सट्रैक्ट करी, ये कितनी हमने हीट उसमें एक्सट्रैक्ट करी है, और हमारा वर्क डन कितना हुआ है, तभी तो हमें हीट रिजेक्शन मिलेगी। ये हमें हीट रिजेक्शन निकालना है, तो हमने उसमें हीट कितनी एक्सट्रैक्ट करी, और हमारा बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के बाद वर्क डन हमारा कितना हुआ, वो हमारे यहाँ से निकल कर आएगी। अब यहाँ से हम इजीली वर्क डन निकाल सकते हैं अपना। वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि हीट रिजेक्शन में से हम लोग अगर हीट एक्सट्रैक्शन को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क डन निकल कर आ जाएगा। अब हीट रिजेक्शन देखिए, हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है दोस्तों, हीट का रिजेक्शन 4 और 1 के बीच में हो रहा है ना। तो 4 और 1 के बीच में हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cp T4 माइनस T1। ऐसे ही हीट एक्सट्रैक्ट अगर हम देखेंगे तो कहाँ हो रहा है, 2 और 3 के बीच में हो रहा है, और दोनों ही प्रोसेस कैसी हैं दोस्तों, आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी Cp T3 माइनस T2 लिख लिया। ये हमारा सिंपल क्या निकल कर आ गया, वर्क डन निकल कर आ गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वर्क डन पुट कर देना है सिंपल। तो अगर हम COP निकालना चाहेंगे तो COP क्या निकालेंगे कि भैया Cp T3 माइनस T2 अपॉन वर्क डन ये है, ये हम नीचे उतार देंगे, Cp T4 माइनस T1 माइनस Cp T3 माइनस T2, है ना। अब देखो Cp कॉमन है, हम लोग काट देंगे, तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। अब ये क्या रह गया, T4 माइनस T1, और अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस का T3 प्लस का T2। ये हमारा COP निकल आई किस चीज़ की दोस्तों, बेल कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और हम लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं, हमारी रिवर्स जूल साइकिल की। तो इतनी सिंपल तरीके से आप लोग इस साइकिल को ड्रॉ कर सकते हो, PVTS डायग्राम बना सकते हो, और COP निकाल के दिखा सकते हो। अगर इसके बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि किस तरीके से हम लोग COP निकालेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन भी उनको करके दिखा सकते हो, और आपके नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अब हमारी ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस साइकिल का नाम क्या है दोस्तों, आई होप आपको ये साइकिल बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। देखो, VARS साइकिल, ये आपके लास्ट एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी। अब इस साइकिल को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ बहुत अच्छी तरीके से आएगी। देखो, ये सबसे पहले इस साइकिल का नाम लिखिए आप लोग, कि भैया इस साइकिल का जो नाम है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम, है ना। क्या बोल दिया, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब दोस्तों देखिए, इस साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने, जब हमारे पास VCRS साइकिल ऑलरेडी है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग VARS साइकिल को हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई बनाने की। तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि भाई VARS साइकिल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका टारगेट क्या है ना भैया। हमें ये पता होना चाहिए भाई टारगेट क्या है, हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे। जब हमारे पास ऑलरेडी सक्सेसफुल साइकिल है VCRS साइकिल,
तो देखो VCRS साइकिल में हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते थे, लेकिन VARS साइकिल में हम लोग एब्जॉर्बर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, VARS साइकिल में सबसे पहले कंप्रेसर को निकालना है। तो यही हमारा टारगेट रहेगा कि भैया जब हम कंप्रेसर को निकाल देंगे तो उसकी जगह हमें क्या क्या लगाना है वो हमें समझना है। तो दोस्तों देखिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, VARS जो साइकिल है या फिर VARS जो सिस्टम है ना, ये रिप्लेस क्या करता है, ये रिप्लेस करेगा आपके जो आपके पास कंप्रेसर है उसको हटाएगा। चलो ठीक है, कंप्रेसर को हटाएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए जब हम कंप्रेसर को हटाएंगे, अगर हमें कंप्रेसर को हटाना है दोस्तों, तो कंप्रेसर की जगह हम लोग लगाएंगे क्या, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना, कि भाई कंप्रेसर को अगर हमें हटाना है तो कंप्रेसर को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिप्लेस्ड बाय, कि भैया कंप्रेसर को हम लोग रिप्लेस करेंगे जनरेटर से, है ना, जनरेटर की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। और हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, पंप। लेकिन पंप कैसे लगाएंगे, बहुत स्मॉल पंप लगाएंगे, मैं इसलिए प्लस कर देता हूँ। और हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सिंपल, बाकी साइकिल बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर और एवापोरेटर तीनों ही सेम रहेंगे। बस जब हम कंप्रेसर जहाँ पर हम लोग VCRS साइकिल में लगा रहे थे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए, ये तो हमने रिप्लेस कर दिया, और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों जनरेटर, पंप और एब्जॉर्बर को, तो इसमें हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको सपोर्ट कौन करेगा, है ना। सपोर्ट के लिए हमें एक रेक्टिफायर भी लगाना पड़ेगा इसमें ही, इस साइकिल के अंदर। और हमें क्या लगाना पड़ेगा, हीट एक्सचेंजर भी लगाना पड़ेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि ये पंप, एब्जॉर्बर, जनरेटर को सपोर्ट करता है। क्या करेगा, सपोर्ट। भैया इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलेगी, थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे, हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग रिड्यूसिंग वॉल्व का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से VARS साइकिल समझा रहा हूँ, और अगर आप इस तरीके से समझोगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में लिख कर आओगे, तो इतने का ही एग्ज़ामिनर आपको कम से कम 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, या अपनी साइकिल को समझते हैं। अच्छा देखो, साइकिल समझने से पहले आप लोगों को पता है इसमें रेफ्रिजरेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई कौन सा रेफ्रिजरेंट हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं रेफ्रिजरेंट की बात करूं तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3। और ये रेफ्रिजरेंट आपका फिक्स रहता है इसके अंदर, अमोनिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं हमारी VARS साइकिल क्या होती है। तो देखिए, VARS साइकिल समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो हमने पहले जो साइकिल बनाई थी ना, यानी कि देखो, VCRS साइकिल आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर क्या होता था आपका, थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं आपके लिए। हाँ, यहाँ हमने क्या लगाया दोस्तों, मान लो ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन वॉल्व है। थोड़ा साइड से बनाता हूँ, है ना, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, और एक बार समझोगे मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। देखो, ये हमने क्या बना दिया, अपना एक्सपेंशन वॉल्व बना दिया। तो यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ साथ के साथ, ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन वॉल्व है, जो कि VCRS साइकिल में भी होता था। और यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, इन सब का वर्क आप लोग जानते हो, कंडेंसर का वर्क क्या है, अभी आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर हमारी जो तीसरी चीज़ थी वो क्या थी, हमारी एवापरेटर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एवापरेटर को और बना लेता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ क्या बना दिया, एवापरेटर, एवापरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कोई भी कोल्ड स्टोरेज है आपका, क्या है ये, कोल्ड स्टोरेज है मान लो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों,
यहाँ से कोल्ड स्टोरेज से कहीं ना कहीं हीट ऊपर ली जा रही है, Q2 जो एक्सट्रैक्ट की जा रही है ना। Q2 क्या की जा रही है, एक्सट्रैक्ट की जा रही है, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई थी वेल-कोलिवन साइकिल में। और यहाँ से क्या हो रही है, कंडेंसर क्या करता है दोस्तों, हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा काम हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कंडेंसर के अंदर यहाँ आपको मिलेगी NH3, हाई प्रेशर में आपको क्या मिलेगी, NH3 मिलेगी, है ना। और यहाँ इसको हमें क्या करना है, लो प्रेशर में एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू यहाँ पर हमें लो प्रेशर में क्या लाना है, NH3 को लाना है। अब ये काम होगा कैसे, वो हमें समझना है। अब ये काम हम लोग करेंगे कैसे, और BCR साइकिल में सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या बनाते थे, एक कंप्रेसर बनाया और हमारा काम हो जाता था। लेकिन हमें इस कंप्रेसर को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है या फिर रिप्लेस करना है। और किस किस चीज़ों से रिप्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया, जनरेटर, पंप, एब्जॉर्बर वगैरह, इन सब चीज़ों से करना है। अब समझिए कि दोस्तों कंडेंसर के थ्रू हमारी जो हाई प्रेशर की NH3 थी वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू यहाँ लो प्रेशर में क्या आ गई, हमारे पास NH3 आ गई। अब लो प्रेशर में NH3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज से हमारी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, एब्जॉर्बर लगा दिया एक। लो दोस्तों, मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक एब्जॉर्बर लगा दिया। और एब्जॉर्बर के अंदर देखो NH3 तो है ही, ये जो NH3 आई है वो तो यहाँ पर है ही, लेकिन मैंने इसमें क्या मिला दिया, थोड़ा सा वाटर मिला दिया। अब वाटर क्यों मिला दिया मैंने, वाटर मैंने इसलिए मिला दिया दोस्तों कि इसको लिक्विड फॉर्म में लाना है और हमें क्या बनाना है, वीक सॉल्यूशन बनाना है। अब वीक सॉल्यूशन हम लोग क्यों बना रहे हैं, कि ताकि हम इसे पंप के थ्रू ऊपर भेज सकें। भाई यहाँ पर हमें भेजना है कंडेंसर में, है ना, अच्छी क्वालिटी की हमें क्या भेजना है, NH3 भेजना है। भाई NH3 हमें भेजना है गुड क्वालिटी की, है ना, एकदम इसमें कोई वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए, गुड क्वालिटी की हमें क्या भेजना है, NH3 भेजना है। तो इसीलिए हमें NH3 को बेसिकली ऊपर ले जाना भी तो है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वीक सॉल्यूशन एक बना दिया। वीक सॉल्यूशन किस चीज़ का बनाया दोस्तों, वीक सॉल्यूशन हमने बनाया NH3 का, यहाँ पर हमने वाटर को मिक्स करके। ठीक है, अब ये हमारे पास है क्या, ये बेसिकली हमारे पास एब्जॉर्बर है। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, भाई हमने एब्जॉर्बर का इस्तेमाल कर लिया। इसने क्या किया, NH3 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब NH3 को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा काम क्या है, इसको ऊपर सेंड करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ हमने एक सिंपल सा क्या लगा दिया, पंप लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों, हमने क्या लगा दिया, पंप लगा दिया। ठीक है, अब पंप में क्या हो रहा है, भैया पंप का जो वर्क डन है वो क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो NH3 और वाटर है इसको पंप करके ऊपर भेज दिया जाएगा। अब भेज किस में दिया जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पर एक लगाएंगे, देखो अब हम इसको भेजेंगे कहाँ पर, हम यहाँ हम भेज रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लाएंगे जनरेटर एक। क्या लगाएंगे दोस्तों, जनरेटर। तो जो दोस्तों यहाँ पर NH3 और वाटर का जो सॉल्यूशन बना था इसको पंप के थ्रू हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, जनरेटर में भेज दिया। अब जनरेटर में NH3 और वाटर तो पहुँच गया, लेकिन हमें कंडेंसर में भेजने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, वाटर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बाहर से जनरेटर में रॉड लगा देंगे, हीटिंग रॉड, है ना। और इस हीटिंग रॉड को हम लोग सोलर प्लेट से या फिर सोलर पैनल से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ताकि जो सन से जो एनर्जी वगैरह आए और ये सोलर प्लेट गर्म हो और जिस वजह से इसको एनर्जी मिले, हीटिंग मिले, और यहाँ पर जनरेटर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी आ जाए। और जनरेटर के अंदर आप लोग जानते हो NH3 और वाटर होता है ना। NH3 और जो वाटर हम नीचे से लेकर आए हैं वो जनरेटर के अंदर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, कलेक्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ क्या हो गया, हमारा वाटर कलेक्ट हो गया और जो NH3 थी
जो अच्छी क्वालिटी की जो NH3 थी दोस्तों, वो यहाँ ऊपर कलेक्ट हो जाती है और उसको हम क्या करते हैं, एक और सेपरेटर में, है ना। तो भैया देखो, जब हम इतना काम करेंगे ही तो हमें एक और सेपरेटर की इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा एक और सेपरेटर का, कि भाई जनरेटर की जब हम मदद ले रहे हैं तो जनरेटर की मदद से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाटर इसमें रह ही जाएगा, है ना। और जो थोड़ा बहुत वाटर हमारा रह जाएगा ना, उसको नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या होता है दोस्तों, सेपरेटर का काम यही होगा, NH3 और वाटर जो हमको मिलेगा, बेसिकली यहाँ पर हमारी जो अच्छी क्वालिटी की NH3 रहेगी ना, वो हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे और यहाँ पर भी एक हम लोग रॉड लगा देंगे, ताकि इसमें जो जितनी भी NH3 आए। अब NH3 कैसे आएगी दोस्तों, NH3 का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आएगा, है ना, STRONG स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की जो आपकी एनर्जी जो NH3 आएगी दोस्तों, वो इसके अंदर होगी। और लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी वाटर होगा, तो वाटर नीचे रह जाएगा, क्या रह जाएगा, H2O नीचे रह जाएगा। और जो H2O बचेगा दोस्तों, इसको हम लोग दोबारा से इस जनरेटर में सेंड कर देंगे, है ना। यहाँ से बेसिकली आई और यहाँ से चली गया, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस रहा। तो लास्ट में हमें जो कंडेंसर में भेजना है, वो क्या भेजना है, हमारा टारगेट यही था कि भैया जो हम NH3 भेजें वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम कंडेंसर में क्या भेजेंगे, प्योर NH3 भेजेंगे। आप लोग खुद समझिए मैंने क्या समझाया, कि भाई देखो मैंने यहाँ से क्या किया, ये जो NH3 थी H2O, इसमें NH3 और इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स किया मैंने, है ना, वीक सॉल्यूशन बनाया एब्जॉर्बर के अंदर। और इसको हमने कहाँ भेज दिया, पंप के थ्रू जनरेटर में भेज दिया। अब जब हम जनरेटर में पंप के थ्रू भेजेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं NH3 और वाटर रहेगा। अब वाटर की हमको ज़रूरत तो है नहीं, हमको वाटर को हटाना है। वाटर को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड लगा दी सिंपल सी। और रॉड की मदद से क्या हुआ, NH3 जो बनी, जो अच्छी क्वालिटी की NH3 इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी बनी, उसको वो ऊपर रह गई और वाटर नीचे बैठ गया। अब जो हमारी जो NH3 बनी, है ना, वो मैंने क्या की, एक सेपरेटर में सेंड कर दी। अब सेपरेटर में सेंड कर दी, यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ी सी हीट वगैरह दी उसको, और हीट वगैरह देने की वजह से एक और फिल्ट्रेशन हो गया। और यहाँ पर जो गुड क्वालिटी की NH3 थी वो बाहर निकल गई और जितना वाटर बचा वो यहाँ रह गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया भैया, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि जो जो एब्जॉर्बर था, पंप था और जनरेटर था, इसका इस्तेमाल कर दिया। अब हमने रेक्टिफायर, हीट एक्सचेंजर और रिड्यूसिंग वॉल्व का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखो इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करेंगे उसको समझिए, देखते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से वो भी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो वाटर जो हमारे पास है ना, ये जो वाटर है, अब इसको हमें नीचे भी तो लाना है वीक सॉल्यूशन में। अब वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ जो वाटर है जनरेटर के अंदर, यहाँ जो वाटर दोस्तों ये बहुत हाई प्रेशर में वाटर है। कैसा है, हाई प्रेशर में वाटर है। तो हमें इसका प्रेशर क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक रिड्यूसिंग वाल्व लगाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या लगा दी, एक रिड्यूसिंग वाल्व लगा दी, ठीक है। ये रिड्यूसिंग वाल्व ये क्या करेगी, तो भैया जो वाटर है ना, उसका जो यहाँ पर हाई प्रेशर में जो वाटर था वो इसको यहाँ लो प्रेशर में लाके इस ये जो हमारा वीक सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर को डाल दिया जाएगा। ये सिंपल सा काम हो गया, ये हमने रिड्यूसिंग वाल्व लगा दी। अब रिड्यूसिंग वाल्व जो हमने लगाई तो हमने एक और काम किया। वो काम क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ये छोटी सी जगह है जहाँ मैं अभी इरेज कर रहा हूँ ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा रहा हीट एक्सचेंजर लगा देंगे दोस्तों। अब हीट एक्सचेंजर से फ़ायदा क्या होगा, हीट एक्सचेंजर लगाने से यहाँ पर ये कॉइल्स इस तरीके से हम लोग लगा देंगे, है ना। यहाँ पर हमें मदद कर मिलेगी, तो भाई प्रेशर को कम करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, है ना। हीट को बेसिकली एक्सचेंज कर लेंगे, यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर करने में हीट एक्सचेंजर हम लोग यही तो करते हैं। हाई प्रेशर हो उसको लो प्रेशर में करना हो, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में करना हो, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज ही तो करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं।
तो ये सिंपल सा कुछ कहानी थी दोस्तों VARS साइकिल की। आई होप आपको सारी बात समझ आ गई होंगी कि भैया रिड्यूसिंग वॉल्व हमने क्यों लगाई, हीट एक्सचेंजर हमने क्यों लगाया, रेक्टिफायर हमने क्यों लगाया। ये रेक्टिफायर का काम क्या था, वाटर को रिमूव करना। ये जो हमने सेपरेटर लगाया है, या फिर हम इसको रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं दोस्तों, सेपरेटर की जगह आप लोग रेक्टिफायर भी लिख सकते हो, है ना। तो रेक्टिफायर हमने क्यों लगाया, वाटर जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको रिमूव करने के लिए। तो ये कुछ कहानी थी VARS साइकिल की। अब इसमें आपसे अगर आपसे COP पूछ ली जाए कि भैया इसकी COP बता दीजिए, तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला लिख देना है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवापोरेटर। भैया एवापोरेटर से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है अपॉन वर्क इनपुट इन पंप। पंप में हमने कितना वर्क को इनपुट किया है, और हीट इन जनरेटर में कितनी हीट है। तो आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में सीधे यही पूछी जाती है भाई, VARS साइकिल होती है, उसके डायग्राम ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छी तरीके से बताना है और उसके बारे में लिखना है। तो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।